बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टैक्स को पढ़ना शुरू किया था और हमने अंडरस्टैंड किया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को हम पढ़ रहे हैं दायरे टैक्सेशन के लिए। हमने बात की थी कि किसी भी लॉ को जब हम पढ़ते हैं तो लॉ समटाइम क्या करता है, कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेता है। क्यों डिफ़ाइन करता है? क्योंकि वो उनका डिक्शनरी मीनिंग इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो तीन तरह की डेफिनेशन हो सकती थी। एक को हमने कहा था एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ये कौन सी डेफिनेशन है? जो स्टार्ट हो रही है मीन से। इस तरह की डेफिनेशन को हम कहते हैं कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, डिक्शनरी मीनिंग खत्म कर दी है और बस यही मीनिंग रह गए हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। और दूसरी डेफिनेशन थी इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स का मतलब था कि डिक्शनरी का मीनिंग अपनी जगह है, फर्दर क्लैरिफिकेशन ऐड की जा रही है। फिर एक थी मीन्स एंड इंक्लूड। जैसे जैसे आगे आएंगी ये चीज़ें हम फिर समझते चले जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमने एक बात और पढ़ ली थी कि शेल कहाँ इस्तेमाल होता है और मे कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर हम आगे चले और हमने यहाँ से हमारा सिलेबस का आगाज़ हो गया था। हमने सेक्शन 4 को देखा, टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को देखा। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून, डिनोटेड बाय calendar year in which said date fall. Normal tax year, special tax year and transitional tax year, ये काम सारा हमने कर लिया। नॉर्मल से अगर स्पेशल में जाना है तो देखना पड़ेगा कौन जाना चाह रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल जाना चाह रहा है तो कमिश्नर के पास चला जाए, और अगर इंडस्ट्री एज अ होल, क्लास ऑफ पर्सन, उसको क्या कहते हैं? क्लास ऑफ पर्सन। यानी कोई एक तरह के सारे लोग जाना चाहते हैं तो बोर्ड में चले जाएं। ठीक है ना। एक तरह के सारे लोग की कोई एग्जांपल क्या है? जैसे टेक्सटाइल जाना चाह रही है, जैसे शुगर जाना चाह रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर जाना चाह रहा है। ठीक है ना, ये उसकी एग्जांपल थी हमारे पास। फिर हमने कहा कि अगर हम नॉर्मल से उसमें जा रहे होंगे स्पेशल में, या स्पेशल से नॉर्मल में, तो बाज मरतबा दरमियान में, बल्कि बाज मरतबा नहीं, हर मरतबा ही दरमियान में क्या आ जाएगा? एक ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड आ जाएगा, जो कि पीरियड ऑफ 12 मंथ नहीं होगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे क्या? टैक्स ईयर ही बोल रहे हैं उसको भी। ठीक है ना। लेकिन ये 12 मंथ पीरियड नहीं है, ये कोई 3 मंथ होगा, 4 मंथ होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहां से कहां स्विच कर रहे हैं। फिर हम आगे चले, हमने इनकम की डेफिनेशन पढ़ी और हेड्स ऑफ इनकम पढ़े। हेड्स ऑफ इनकम कहां लिखे हुए थे? सेक्शन 11 के अंदर। कितने हेड्स ऑफ इनकम थे जी हमारे पास? 5। कौन कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर भी हमने आखिरी वाले के साथ एक लफ्ज ऐड किया था, और वो था कि ये रेजिडुअल हेड है। यानी असल में 4 हेड ऑफ इनकम है, और जो इन 4 में फिट ना बैठे तो वो 5वें हेड में हम डाल देते। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। फिर हमने एक अहम काम पढ़ा, कल हमने ये बात समझी कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसी शख्स का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। अब पर्सन लॉ की नज़र में ना 3 तरह के लोगों को लॉ पर्सन कहता है। टैक्स का लॉ एक इंडिविजुअल को यानी नेचुरल पर्सन को, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, और एक कंपनी को। ठीक है ना। यानी टैक्सेशन की नज़र में पर्सन कितनी तरह के हैं? 3 तरह के हैं। एक इंडिविजुअल, और एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एक कंपनी। अब कल हमने बात की थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस का इंपैक्ट क्या होता है। हमने कहा अगर कोई शख्स रेजिडेंट है तो इसने क्या करना है? पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी टैक्स पे करना है और फॉरेन सोर्स इनकम पर भी टैक्स पे करना है। और अगर कोई शख्स नॉन रेजिडेंट है तो इसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करना है। पाकिस्तान सोर्स इनकम पर तो हर हालत में हमने टैक्स पे करना है। कोई शख्स पाकिस्तान में 10 दिन के लिए आया, यहां उसने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जिससे उसे इनकम हो गई, तो इसका तो उसने टैक्स पे करना ही करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम चेक कर रहे हैं बाकी दुनिया की इनकम का टैक्स उसने यहां पे करना है कि नहीं पे करना। ठीक होगी ना बात।
फिर हमने कल पढ़ा था कि किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमने कहा 3 इसके लेयर बन गई। सबसे पहली लेयर है कि क्या वो शख्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो पाकिस्तान का शहरी है। अगर कोई शख्स पाकिस्तानी शहरी है तो नॉर्मली वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो रेजिडेंट ही होगा। यहां हम पढ़ रहे हैं कि वो रेजिडेंट कब नहीं होगा। तो हमने कहा कि अगर वो किसी एक कंट्री में 182 डेज रहे, किसी दुनिया के किसी एक मुल्क में 182 डेज रहे, या दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में उसको रेजिडेंट तस्वुर कर लिया जाए, तो वो फिर पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अदरवाइज ये पाकिस्तान में कितने दिन रह रहा है ये बात नहीं देखनी हमने। एक शख्स सिर्फ पाकिस्तान में 10 दिन रहा है, लेकिन बाकी दुनिया फिरता रहा है, दुनिया के किसी भी मुल्क में वो ज्यादा दिन नहीं ठहरा, अब वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रेजिडेंट नहीं है, तो यहां रेजिडेंट कहलाएगा, पाकिस्तान में रेजिडेंट कहलाएगा। बात समझ आई है? फिर दूसरी लेयर आ गई, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, और उनको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में अब्रॉड पोस्टिंग हुई है, उनकी मुल्क से बाहर पोस्टिंग हुई है, ये लोग भी रेजिडेंट ही रहेंगे। इनके भी पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे हैं ये नहीं देखना, ना इस बंदे का देखना कि इसने पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे हैं, ना इस वाले बंदे का देखना कि इसने पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे हैं। क्लियर होगी? अब इन 2 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की बात हो रही है, मतलब अदर देन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी ये फॉरेनर्स की बात हो रही है। ऐसे लोग जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं हैं, वो किसी सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं, अगर उन्होंने पाकिस्तान में 183 डेज और मोर स्पेंड कर दिए तो दे विल बिकम रेजिडेंट इन पाकिस्तान, उन्हें ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर 183 डेज की बजाय 182 डेज हैं तो फिर वो रेजिडेंट नहीं होगी। 183 डेज और की बात हो रही है, ठीक है ना। ये सेक्शन 82 ऐसे 3 बातें डिस्कस कर रहा है, हमें इन 3 बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कल हम लेक्चर के आखिर में पढ़ रहे थे कि लॉ अल्फाज का मजमुआ है, अगर अल्फाज में कोई बात गलती से भी लिखी हुई है तो जब तक लॉ अमेंड ना कर दिया जाए वही लॉ कहलाएगा। इसलिए लॉ को समटाइम चीजें देखनी पड़ेंगी, रूल्स बनाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। अब ये डेज जो हमने कैलकुलेट करने हैं इसके लिए, अच्छा लॉ का एक स्ट्रक्चर और, चले मैं एक छोटी सी बात आपको पहले और समझा दूं फिर आगे चलते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है ना, वो ऐसे 3 चीजें उसके अंदर हैं। एक हम बोलते हैं सेक्शंस, एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना, सेक्शन 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं सेक्शन। सेक्शंस के बाद आ रहे हैं शेड्यूल्स, शेड्यूल्स के नीचे आ रहे हैं रूल्स। यानी जब हम कहते हैं ना हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम असल में ये 3 डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सेक्शंस में मोटे मोटे उसूल लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर उस उसूल में कोई डिटेल आने लगे, थोड़ी सी एक जैसी डिटेल को, एक जैसी चीजों को सम टाइम हम शेड्यूल्स में ले जाते हैं, और अगर कोई डे टू डे मैटर उसमें ऑपरेशनल बातें आने लगे तो उनको उठाकर रूल्स में ले जाते हैं। ये मैं समझाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद रिलीजियसली ये बात ऐसे बोलना मुनासिब है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए एक बात इस्तेमाल करने लगा हूँ। कुरान पाक में सब चीज़ों के मोटे मोटे उसूल लिखे हुए हैं। मसलन लिखा हुआ है नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें, नमाज को बार बार हुक्म आ रहा है, लेकिन पूरे कुरान को उठा के देखें तो ये नहीं पता चलता कि नमाज पढ़नी कब है, कैसे पढ़नी है, कितनी रखते हैं, नमाज का पोस्चर क्या होगा, कैसे पढ़, कुछ नहीं पता। वो कहाँ मिलेंगे? हदीस में मिलेंगे,
ठीक है ना। फिर आगे कुछ चीजें हमें फिका की किताबों से मिलेंगी। ऐसे ये एक नेचर का उसूल ऐसे ही है कि किसी किताब में मोटे मोटे उसूल बता दिए जाते हैं, ऐसे ही सेक्शंस में मोटे मोटे उसूल बताए जाते हैं, मेन बात बताई जाती है। अगर उसकी कोई इची बिची देखनी पड़े तो नॉर्मली कहां चले जाते हैं, रूल्स में चले जाते हैं। जैसे अभी हमें सेक्शन कह रहा है अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 183 डेज और मोर रहे तो रेजिडेंट हो गया, ठीक है ना, उसूल आ गया। अब इसमें कई सारी बातें हैं कि यार डेज काउंट कैसे करने हैं। एक बंदा रात को 11:30 बजे पाकिस्तान आया है, आधे घंटे बाद डे चेंज हो जाएगा, तो ये इसका डे काउंट होगा या नहीं होगा। एक बंदा पाकिस्तान से जा रहा है, उसकी सुबह फ्लाइट है 12:30 पे, अब ये वाला दिन काउंट होगा कि नहीं होगा। वो तो बेचारा भी आधा घंटा रहा है सिर्फ। यहाँ तफसील आ गई। इस तरह की बातें सेक्शन में कभी भी नहीं लिखते हम। इसकी जगह कौन सी है, नमाज पढ़नी है तो कितनी रखते होंगी, मुंह किधर करना है, सतर कैसे ढांपना है, फलां क्या है, पढ़ना क्या है, ये बात हमें कुरान में नहीं नजर आएगी, ये सुन्नत से नजर आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही लॉ भी हमारा चल रहा होता है। तो अब हमें रूल्स देखने पड़ेंगे कि यार ये 183 डेज के लिए हमारे पास रूल्स क्या है, ये 183 डेज कैसे काउंट होंगे, इसके लिए हमने रूल्स बनाए होंगे। तो रूल ऐसे 1 2 3, रूल नंबर 14 इससे रिलेटेड है। रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल इन and the day of departure from Pakistan count as whole day of such person। वो कहता है यार आप इस टेंशन से बाहर आ जाओ, हम अकाउंटेंट नहीं हैं कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। पढ़िए ना आपने बात, ये पॉलिसी पढ़िए अकाउंटिंग में। वो कहता है नहीं हम टैक्स वाले ऐसे नहीं सोचते। वो कहते हैं हम आने वाला दिन भी पूरा काउंट करेंगे, जाने वाला दिन भी पूरा काउंट करेंगे। और कह रहा है कि दिन का हमारा मतलब 24 घंटे नहीं है, पार्ट ऑफ अ डे। 10 मिनट भी अगर आपने गुजारे तो वो पूरा दिन ही काउंट होगा। एक शख्स 12:10 पर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है रात को, तो वो पूरा डे उसका काउंट हो गया। एक शख्स आने वाला 11:55 पे पाकिस्तान में आ गया तो उसका पूरा डे काउंट हो जाएगा। पहला रूल। अब आपको पता है ये काउंट कैसे होता है। जब आप पाकिस्तान में लैंड करते हैं, जब आप एयरपोर्ट से या किसी भी तरह आते हैं, तो किसी एक जगह आपका इमिग्रेशन काउंटर होता है। पाकिस्तान में आप आ गए, आप कराची से फ्लाइट एंटर हो गई, लाहौर में आपने उतरना था, आधा पौना घंटे की ये फ्लाइट भी थी, अभी नहीं आप पाकिस्तान में आए, ये नहीं पाकिस्तान में आया कहला रहा टेक्निकली। जहां काउंटर पर आकर आपकी एंट्री स्टैंप लगेगी ना, जब आप पाकिस्तान में आए हैं, यहां से काउंटिंग शुरू हुई है। मसलन फर्ज करें एक फ्लाइट लैंड की है पाकिस्तान में रात को 11:20 पर। अभी तो आप जहाज से नीचे उतरेंगे, लगेज लेंगे आराम से, अभी आप पाकिस्तान नहीं आए हैं टेक्निकली। तो आपको चाहिए अगर आपका नंबर आ भी रहा हो ना, तो दूसरे के साथ प्लीज आप आ जाइए। जैसे ही 12:01 हो जाए ना, अब आकर स्टैंप लगवाएं ताकि अगला दिन काउंट हो। आपका एक दिन बच जाएगा पाकिस्तान में काउंट होने से, क्योंकि काउंटिंग यहां से शुरू होनी है इमिग्रेशन से। बात समझ आइए। लेकिन कौन ऐसे बिहेव करे जो क्रूशल आदमी हो, जो देख रहा हो कि यार ये अगर मेरा दिन काउंट हो गया ना तो 183 पूरे हो जाएंगे। उसे चाहिए सबको पहले कहे कि आप आ जाएं। और अगर आप ऐसे, इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड पे होना, और अगर आप ऐसे थ्रेश होल्ड पे नहीं है, ये दिन काउंट हो ना हो, आपके पाकिस्तान में 200-250 डेज हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो रेजिडेंट है ही है। या एक बंदा ये दिन काउंट भी हो जाए तब भी उसके 10-20 दिन पाकिस्तान में बनेंगे, उसे भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो क्रूशियल लिमिट के आसपास बंदा है
वो पाकिस्तान आते हुए सोच कर आए कि ये दिन मेरा काउंट होना है, मैं कौन सी फ्लाइट में जाऊं ताकि मेरा दिन काउंट ना हो जाए। बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, तो पहला उसूल हमें पता लग गया कि आने वाला दिन भी पूरा काउंट होगा और जाने वाला दिन भी पूरा काउंट होगा। अच्छा जी, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज होल डे ऑफ सच पर्सन नेमली। अब इंसान है ना, वो कहता है देखो भाई आपने तो मेरे पाकिस्तान आने का काउंट करना था, मैं आया हूं तो आगे तो पब्लिक हॉलीडे था, तो ये थोड़ा लिखा है कि उसके वर्किंग डेज 183 होने चाहिए, डेज 183 होने चाहिए। अगर पब्लिक हॉलीडे है वो दिन हमेशा काउंट हो रहा होगा। अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, वो कुछ छुट्टियां गुजारने आया है या खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से आया है, वो कहता है ये भी काउंट होंगे, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब डेज क्या हो रहे होंगे, काउंट हो रहे होंगे। यानी पर्पस नहीं देखा जा रहा, मकसद ये हुआ। A day that individual's activity in Pakistan is interrupted because of धरना, लॉकडाउन, डिले, वो कहते हैं अगर इस तरह का एक शख्स है, वो कहता है मैं तो भाई 2 दिन के लिए पाकिस्तान आया था, यहाँ तो धरने हो रहे थे, इस वजह से मुझे रुकना पड़ गया, तो ये मैं खुद थोड़े रह रहा हूँ। वो कहते नहीं नहीं, हमने नहीं ये बात देखनी, अगर आप पाकिस्तान की ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं तो फिर हमने डे काउंट कर लेना है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, हॉलीडे स्पेंड बाय इंडिविजुअल, ये भी वही बात है। तो कहते हैं सारे दिन काउंट होंगे, अगर छुट्टियां हैं, हड़ताल है, कोई इमरजेंसी है, वट एवर द रीजन, अगर आप यू आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान तो वो डे आपका काउंट हो रहा होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन दी लॉ ने, आखिरी लाइन, अ डे और पार्ट ऑफ अ डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट between 2 different places outside Pakistan does not count as day present in Pakistan। वो कहते हैं अगर कोई शख्स इस वजह से पाकिस्तान में रुका हुआ है। अच्छा, आपको थोड़ा सा चलें ऐसी एक और बात शेयर करते हैं। ये जो हमारे एयर ट्रेवलिंग है ना, उसके उसूल अपने हैं। मसलन किसी भी कंट्री की जो एयरलाइन है ना, जब वो पाकिस्तान से फ्लाई करेगी तो वो पहले अपने पेरेंट कंट्री जाएगी। मसलन अगर आप सऊदी एयरलाइन से इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो यहाँ से सऊदी एयरलाइन का कोई प्लेन जो है वो आपको इंग्लैंड नहीं लेके जा सकता। सऊदी एयरलाइन जब भी यहाँ से फ्लाई करेगी सऊदी अरब जाएगी, फिर सऊदी अरब से फ्लाई करके वो दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकती है। मसलन आप एमिरेट्स से अमेरिका जाना चाहते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन से, तो यहाँ से डायरेक्ट एमिरेट्स एयरलाइन अमेरिका नहीं जा सकती। यहाँ से एमिरेट्स एयरलाइन पहले दुबई जाएगी, दुबई से दोबारा फ्लाई करके आगे जाएगी। अब पेरेंट, अब जैसे पीआईए की हम एग्जांपल लेते हैं, पीआईए की फ्लाइट यहाँ, क्योंकि ये पेरेंट कंट्री है, यहाँ से फ्लाई करके किसी भी कंट्री में जा सकती है। लेकिन अगर आप कतर एयरलाइन से जा रहे हैं तो वो पहले कतर रुकेगी, फिर वहां से आगे जाएगी। अब वो जो स्टे आएगा आपका कतर में, उसको बोलते हैं इन ट्रांजिट। ठीक है, आप एमिरेट्स एयरलाइन से गए तो दुबई में ठहर गए, कतर एयरलाइन से गए तो कतर में ठहरना पड़ेगा, सऊदी एयरलाइन से गए तो सऊदी अरब में रुकना पड़ेगा। अब अगली फ्लाइट और इसके दरमियान में जो सऊदी अरब में आप टाइम गुजार रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन ट्रांजिट। ये बात समझ आ गई? अब जरा ऐसे सोचिए, कोई बड़े ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बने, क्योंकि वैसे तो लोग पीआईए में सफर नहीं करते ना। आप एक समझें कि यूएई में एक कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है जिसे यूके जाना है, लेकिन वो कह रहा है यार देखो भाई मुझे अपने मुल्क की एयरलाइन से ट्रेवल करना चाहिए। वो कल में चल में पढ़ा के बिठाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा सोचिए, जब ये यूएई का रिहायशी अगर एमिरेट्स एयरलाइन लेता तो डायरेक्ट यूके जा सकती थी। इसने क्योंकि पीआईए को चूज किया तो पीआईए तो पहले इसको पाकिस्तान ले आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के अलावा फ्लाई नहीं कर सकती वहां से। अब ये बंदा यहाँ पाकिस्तान आया, पता चला यूके की फ्लाइट तो डेली नहीं है,
तो मैं कहा जी 3 दिन बाद फ्लाइट है। उसने कहा कोई बात नहीं है, हम आपको इस तरह की शक्ल में एयरलाइन ही आपको रिहाइश भी प्रोवाइड कर देती है आमतौर पे। मैं कहा कोई बात नहीं जी, आप होटल में ठहर जाइए, 3 दिन के बाद आपकी यूके की फ़्लाइट है। अब ये वाले जो 3 दिन इसने पाकिस्तान में गुजारे हैं ये काउंट नहीं होंगे। ये वाली बात यहां लिखी हुई है, a day or part of a day where an individual is in Pakistan solely by reason of being in transit between two different places outside Pakistan। क्या मतलब, चला तो वो यूएई से था, जाना उसे यूके था, इसके दरमियान पाकिस्तान आ गया। अब अगर वो 10 मिनट भी पाकिस्तान आया, वैसे तो 10 मिनट भी आए तो डे पूरा काउंट होता था। उसने कहा नहीं, इस बंदे के ये दिन काउंट नहीं होंगे, हालांकि ये 1-2 दिन का भी इन ट्रांजिट में पाकिस्तान रहा है तो ये इसके डेज काउंट नहीं होंगे। सिर्फ ये वाले दिन काउंट नहीं हो रहे, बाकी खुदा ना खास्ता ये बीमार हो जाए, यहाँ कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाए, कोई धरने आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, सब सूरतों में डेज काउंट हो रहे हैं। आने वाला दिन भी पूरा काउंट होगा। आप 11:59 पर भी अगर आपकी स्टैंप लग गई तो वो डे पूरा काउंट होगा। जाते वक्त अगर सुबह 12:01 पे भी आप गए तो अगले वाला दिन पूरा काउंट होगा। पहले तो मिजाज समझें, रूल का मिजाज इस तरह की चीजें लिखने का है। सेक्शन का मिजाज मोटी बात बताने का है कि 183 डेज और मोर हुए तो रेजिडेंट हो गए। डेज कैसे काउंट करने हैं, इस तरह की बातें अगर आ रही होंगी तो कहां आ रही होंगी, फिर रूल्स में आ रही होंगी जी। होली और पार्टली का ये मतलब है, होली का तो मतलब पूरा दिन आपने गुजारा। आप सुबह 12:01 पर आए और अगले दिन 11:59 तक रहे, ये पूरा दिन है, होल डे। पार्टली का मतलब है सिर्फ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, पार्ट ऑफ द डे, वो भी पूरा दिन काउंट होगा। ठीक होगी बात। Part of the day that an individual is present in Pakistan, including day of arrival in and day of departure from Pakistan, count as whole day. क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, तो किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने का क्या तरीका है? हमने कहा इसकी 3 लेयर हैं। लेयर नंबर 1 सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर ये किसी दुनिया के और मुल्क के रेजिडेंट नहीं हुए तो दे आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो रहते ही हैं उनका तो जिक्र ही नहीं होना, उनका क्यों जिक्र हो रहा होगा? इसका मतलब है वही किनका जिक्र हो रहा है? पोस्टेड अब्रॉड। ये रेजिडेंट ही हैं, भले एक दिन भी पाकिस्तान ना आए। बाकी तमाम लोग अगर 183 डेज पाकिस्तान में गुजारें, 183 डेज और मोर, 183 डे का नंबर कैसे काउंट होगा, ये रूल ने हमें बता दिया। हर साल दोबारा रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट होगा। मसलन अगर एक शख्स का नॉर्मल टैक्स ईयर है तो उसके टैक्स ईयर में देखा जाएगा कि भाई एक नॉर्मल टैक्स ईयर कहां से शुरू होता था? 1 जुलाई 2022 से शुरू हुआ फर्ज किया, और फिर काउंट किया जी 30 जून 2023 तक। अगर इसके दरमियान उस शख्स ने 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजार लिए तो ही विल बिकम रेजिडेंट इन पाकिस्तान। और अगर वो है ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो फिर डेज नहीं काउंट करना है, फिर देखना है दुनिया में किसी और मुल्क में तो नहीं वो रेजिडेंट इस साल, उस रेलिवेंट ईयर में। इसका मतलब है एक शख्स ऐसा भी हो सकता है इस साल पाकिस्तान में रेजिडेंट हो, अगले साल ना हो, 2 साल ना हो, 3 साल, फिर पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाए, तो ये भी हो सकता है। जाहिर है हर साल ये कैलकुलेशन दोबारा हो रही होगी। आप कहें कि सर ये कहां लिखा है कि हर साल दोबारा हो रही होगी? An individual shall be a resident for a tax year। यहां लिखा हुआ कि जब किसी शख्स का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो वो 1 साल का निकलेगा।
एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर। इसका मतलब है हर टैक्स ईयर ये काउंटिंग दोबारा करनी पड़ रही होगी। ऐसे ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ को ऐसे तदब्बुर के साथ पढ़ना सीखना है आपने, अल्फाज पे गौर करना है, वहां से मीनिंग निकलने हैं असल में। अच्छा जी, चलिए निकालें जी, आपके पास जो असाइनमेंट 2 है उसको ओपन करते हैं जरा जी। स्पेशल के हिसाब से, जो उसका टैक्स ईयर चल रहा है उसके हिसाब से डेज काउंट होंगे। अच्छा जी, देखिए जरा असाइनमेंट का प्रिंट लेके आए हैं रेजिडेंशियल स्टेटस वाली की कि नहीं? असाइनमेंट 2 लिखा होगा उसके ऊपर, मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है, वहां से सॉफ्ट में निकाल लें, आप सॉफ्ट में निकाल लें जी, आज सेंड की। ये आपके पास असाइनमेंट आ रही होगी, ग्रुप में भी आ गई है, अदरवाइज आप फोटोकॉपी शॉप से जाते हुए ले भी लीजिए। अब देखें जी, यहां एक समरी आ गई है हमारे पास, ये सारी बातें चल रही हैं सेक्शन 82 एंड 82, अभी 1 बाई 1 मैंने अलग अलग करके लिखा है। वो कहते हैं जी क्या कंडीशन है और कैसे इसको सोचना है। एनी पर्सन प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। यहां उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी। अब वो जो मैं कल आपसे एक बात कह रहा था कि क्या चीज देखनी है और क्या चीज नहीं देखनी। अगर कोई शख्स 183 डेज पाकिस्तान में गुजार दे तो फिर हमें उसकी सिटीजनशिप देखने की जरूरत, वो कहाँ का सिटीजन है, यूके का है, यूएसए का है, बस 183 डेज हुए नहीं तो वो उस टैक्स ईयर के लिए पाकिस्तान में रेजिडेंट हो गया। इसी तरह ये वो सारी बातें दोबारा से यहां लिखी हुई हैं। एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड, स्टे इन पाकिस्तान भी नहीं देखना और सिटीजनशिप भी नहीं देखनी, बस उसका एम्प्लॉय होना काफी हो गया। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नॉट प्रेजेंट एनीवेयर, अगर कोई पाकिस्तानी किसी और मुल्क में 182 दिन 182 डेज नहीं गुजार रहा तो स्टे इन पाकिस्तान नहीं देखना उसका, वो रेजिडेंट ही हो गया। ठीक है ना? आते हैं जी अब सिनेरियो की तरफ, निकालिए जी। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. They have different travel pattern and employment status during the tax year as described below. Mr. X worked for private company in Pakistan. During the tax year, he traveled to country for 50 days, country A, country B 40 days and country C 60 days. He spent the remaining days in Pakistan. पाकिस्तान से बाहर कितने दिन रहा है? 150 दिन। अच्छा आप जरा गौर सुने, ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा। हमने देखना ही नहीं कि पाकिस्तान से बाहर कितने दिन रहा है। पाकिस्तान से बाहर सिर्फ दो बातें देखनी है, क्या किसी एक कंट्री में 182 डेज तो नहीं रहा, नहीं रहा, क्या किसी कंट्री का रेजिडेंट तो नहीं बन गया, नहीं गिवन। ठीक है, इसका मतलब है मिस्टर ए इज अ रेजिडेंट इन पाकिस्तान। अब ये बात लिख कर कैसे आनी है? मिस्टर ए इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु वर्क फॉर मल्टीनेशनल कंपनी ड्यूरिंग टैक्स ईयर, ही स्टे इन पाकिस्तान फॉर 100 डेज, कंट्री फॉर दिस, इन सारों का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस किस बेस पर बनेगा? सिटीजनशिप की बुनियाद पर। ठीक है ना? आज समझ आ रही है? मिस्टर वाई को देखिए। मिस्टर वाई इज अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड इन अ कंट्री डी फॉर द एंटायर ईयर, पूरा साल वहीं रहा है।
He visit Pakistan for 20 days during a tax year for family emergency. कहाँ से डिसाइड हुआ? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से ही डिसाइड हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से ही डिसीजन हो गया, बस वहीं डिसीजन हो गया था। मिस्टर जी इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो होल्ड सिटीजनशिप इन कंट्री ई। ड्यूरिंग टैक्स ईयर ही स्टे इन कंट्री ई फॉर 190 डेज। एक कंट्री में 182 दिन से ज्यादा, तो बस यही फैसला हो गया नॉन रेजिडेंट होने का। बात समझ आ गई? ऐसे हमने देखना है, ऐसे हम इसे अप्लाई कर रहे होंगे। अब इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन ने पूछने शुरू कर दिए हैं, जो जनरली हमारी पुरानी किताबों में इतनी इस तरह से सिनेरियो टाइप बने हुए नजर नहीं आते हमें। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया जी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अभी तो हमने इंडिविजुअल का पढ़ा है, तो अब हम चलते हैं जनाब कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे मालूम किया जाएगा। कंपनी का कैसे पता चलेगा कि कंपनी रेजिडेंट है या कि नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, चलें पहले एओपी लिखता हुआ है तो एओपी पहले पढ़ लेते हैं। रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 84। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं? पार्टनरशिप को। लॉ में जो आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप पढ़ेंगे भी, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर if the control and management of the affair of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in tax year। वो कहता है जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी को कौन मैनेज करेगा? एओपी को कौन मैनेज करेगा? पार्टनर्स। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ एसोसिएशन मीन्स पार्टनर ऑफ एओपी। अगर एओपी के पार्टनर होली और पार्टली इन पाकिस्तान आ जाए, यानी 5 पार्टनर हैं, उनमें से 2 पाकिस्तान में बैठे, 3 पाकिस्तान से बाहर, पार्टली आ गए, वो कहता है ये कंपनी की ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या हो गई है? रेजिडेंट हो गई है। An association of person shall be resident association of person for a tax year if the control and management of the affair of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time। एक दिन के लिए कोई एक पार्टनर एक दिन के लिए भी पाकिस्तान आ गया तो वो पार्टनरशिप क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक होगी बात? अब देखते हैं कंपनी कैसे रेजिडेंट बनेगी। अ कंपनी शैल बी रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट कंपनी का क्या मतलब है? एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी ग्लोबल इनकम के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स देना। अ कंपनी शैल बी रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर इफ it is incorporated or formed by or under any law in force in Pakistan। जब आप कैफ 7 पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जिस कानून के तहत कंपनी बन रही होती है वो कहलाता है कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है ना? वो कहते हैं अगर कोई कंपनी इस कानून के तहत पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है, जिस इदारे के साथ रजिस्टर्ड होती है उसका नाम क्या है? SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कहीं I2B में हल्का सा टच इनका पढ़कर आए हुए आप। वो कहता है इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। फॉर्म्ड अंडर और बाय,
नॉर्मली हम सारी कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड होती हैं, और कुछ इदारे ऐसे बनते हैं जो पहले एक कानून बनता है, उस कानून के तहत वो इदारा बनता है, जैसे आई कैप है, जैसे ICMA है, जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल है, ये उनका एक अपना लॉ है, उस लॉ के तहत फिर वो इदारे बने हुए हैं। यानी वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान में किसी कानून के तहत बने हैं वो क्या हैं? रेजिडेंट कंपनी। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ, पार्टली नहीं, होली, उधर पार्टली भी था। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी का मतलब हो गया डायरेक्टर। अगर किसी कंपनी के सारे डायरेक्टर किसी भी टाइम, किसी एक टाइम पे पाकिस्तान में इकट्ठे हो जाएं तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। पार्टली नहीं, 7 डायरेक्टर हैं, 2 पाकिस्तान में हैं, नहीं, इस वजह से नहीं, होली। और इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, लॉ की नजर में ना, लॉ अपनी नजर से चीजों को देखते हैं। लॉ की नजर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एक कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट भी एक कंपनी है। तो जैसे हमने कहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय विल ऑलवेज बी रेजिडेंट, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही होगी, फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही होगी। ये नहीं देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कितने अरसे बाहर रहा, कितने अरसे पाकिस्तान में रहा, ये नहीं देखेंगे, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट, जाहिर है ये तो नहीं हो सकता ना हम कहें नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये लिख दिया उन्होंने। अब कल मैंने एक बात बताई थी, कितनी बातें लिखी हैं लॉ ने, लेकिन सेकंड लास्ट बात से पहले क्या लिखा हुआ है? और। अब लॉ का मिजाज समझें, इस लैंग्वेज को समझें। अगर ये 10 बातें होती तो सेकंड लास्ट 9th बनेगी। 9th से पहले अगर और लगा दिया तो इसका मतलब है 10 में से कोई एक बात पूरी हो गई तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर एंड लगा दिया तो 10 की 10 पूरी होंगी तो आप आएंगे। ये बात समझ आ रही है? अब यहां 3 है, सेकेंड लास्ट पर और लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई तो रेजिडेंट कंपनी हो जाएगी। अब जरा सुने, कोई एक कंपनी है पाकिस्तान में नहीं बनी हुई है, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 के तहत वो रेजिडेंट नहीं है। मतलब हम एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एप्पल की कंपनी पाकिस्तान के कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई है, बनी हुई है? नहीं बनी। तो इसका मतलब है पॉइंट नंबर 1 की नजर से एप्पल कंपनी पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं है। एक बात हो गई। पॉइंट नंबर 2, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ ईयर। अगर एप्पल कंपनी के सारे डायरेक्टर किसी काम से पाकिस्तान आ जाएं तो उस कंपनी को हम रेजिडेंट तस्वीर जी, हाँ, घूमने फिरने के लिए अगर सारे आ जाए तो सारे आएंगे नहीं ना, पाकिस्तान में तो कोई कल्ला नहीं आता सारे कैसे आ जाएंगे जी? हाँ, एक वक्त में सारे, पहले हाँ एट अ टाइम, यानी पूरी मैनेजमेंट एक वक्त में पाकिस्तान में मौजूद है। एक बंदा 1 महीने में आया, अगला दूसरे में आया, फिर ऐसे नहीं। पहले वाला इधर ही है, अगर ये 2 ही डायरेक्टर है तो सारे इकट्ठे हो गए, रेजिडेंट हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, ये सारों ने इकट्ठे नहीं होना। जरा पढ़े फिर देखें। अच्छा, अब हम असल में यही सीखना है हमने। ये जो बातें आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये बातें तदब्बुर के साथ दोबारा पढ़ने से यहीं से निकलनी है ना। जरा देखते हैं। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ ईयर।
किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सारी मैनेजमेंट कंपनी की पाकिस्तान में आ गई, इसका मतलब है अगर 2 लोग आए वो चले गए, फिर 2 आ गए वो चले गए, फिर 2 आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर सारी मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी पाकिस्तान आ गए तो ये क्या बन गई है? रेजिडेंट बन गई। और ये तो गवर्नमेंट ही की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब आप गवर्नमेंट को क्या इंपोर्टेड गवर्नमेंट कहते रहे, लेकिन वो कहलाएगी रेजिडेंट। बात समझ आ रही है? ये बात इसलिए लिखी हुई है कि अगर आप कहें कि जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई ये लोकल गवर्नमेंट ही कहलाएगी, ये रेजिडेंट ही कहलाएगी। अच्छा जी, 3 बातें, 3 लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना था। अब जरा आइए जी असाइनमेंट के ऊपर दोबारा, यहां आगे चलेंगे तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, वही 3 पॉइंट आगे, इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म इन पाकिस्तान, a company that is incorporated or formed under any law in Pakistan। any law in Pakistan का मतलब वही है, कंपनीज लॉ हैं, बैंकिंग कंपनीज के लॉ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के लॉ हैं, कोई भी लॉ अगर पाकिस्तान का है और उसके तहत कंपनी बनी है, फिर भले उसके डायरेक्टर बाहर बैठे हों, मतलब निशात मिल के सारे डायरेक्टर मुल्क से बाहर चले जाएं, बट इट विल रिमेन रेजिडेंट। क्यों? वो पाकिस्तान के लॉ के तहत बनी हुई है। बात समझ आई है? अगर किसी कंपनी को हमने पाकिस्तानी लॉ के तहत बनाया और फिर ये सारे डायरेक्टर बाहर ही रहे, पाकिस्तान में ना आए, ये तब भी रेजिडेंट है, क्योंकि एक कंडीशन पूरी हो गई तो कंपनी रेजिडेंट हो गई। ये जो दूसरी कंडीशन है, ये उन कंट्रीज पर, उन कंपनीज पर लगनी है जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन पे लगनी है, ठीक है ना? इनके अगर सारे डायरेक्टर पाकिस्तान में किसी एक वक्त पर आ जाएं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, तो फिर ये रेजिडेंट हो सकते हैं, अदरवाइज ये रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं से सिनेरियो बेस से पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 5 कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सिनेरियो। कंपनी ए, a Pakistani based company incorporated under Pakistani law with its board of director meeting held entirely in Pakistan। ये तो पहले ही हो गई थी, पाकिस्तान, रजिस्टर्ड पाकिस्तान में ही तो बस हो गई। कंपनी बी, a foreign company with a registered office in Pakistan but its board of director meeting are held abroad, however key managerial decisions are made in पाकिस्तान। की मैनेजरियल डिसीजन, जरा इसका आंसर पर आइए, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जी, कंपनी बी इज रेजिडेंट एज इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर सिचुएटेड पार्टली इन पाकिस्तान एट सम टाइम ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। इस आंसर को हमें थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। कंपनी का पार्टली नहीं होना, होली होना था, इसको नॉन रेजिडेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको नॉन रेजिडेंट बनाना पड़ेगा हमें। मैं इसको अमेंड करके आपको दोबारा सेंड करूंगा। अच्छा आगे चलिए जी, तीसरा पढ़े। कंपनी सी, अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। क्या मतलब हुआ? जिस मुल्क में होगी उस मुल्क का कंपनी लॉ होगा ना। मतलब कोई यूके में कंपनी बनेगी तो वहां के कंपनी लॉ के मुताबिक बनेगी, यूएई में बनेगी तो वहां से बनेगी। अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान with all its management and decision making process taking place outside Pakistan. However, it has a subsidiary in Pakistan incorporated under Pakistani law। अब जरा सोचना पड़ेगा किसका पूछ रहे हैं, सब्सिडरी का या पेरेंट कंपनी का? एग्जामिनर इसको क्लैरिफाई करेगा, और अगर ना पता लगे तो दोनों काम लिखेंगे, ठीक है ना? होल्डिंग कंपनी तो पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं कहला सकती, सब्सिडरी तो इनकॉर्पोरेट ही पाकिस्तान में हुई है। सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट है ना हमें, जरा मैं छोटा सा यहां इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अगर एक कंपनी है ABC,
किसी ने एक और कंपनी बनाई XYZ और इसके शेयर इस कंपनी के पास ही हैं, मेजर शेयर, यानी मोर देन 50%, तो फिर यह कंपनी क्या कहलाती है? सब्सिडरी कंपनी। अभी हमारे सवाल में क्या हो रहा है, ये कंपनी हम फर्ज कर लेते हैं यूके में रजिस्टर्ड हुई हुई है, उन्होंने अपनी एक कंपनी यहां इनकॉर्पोरेट करवाई हुई है, ठीक है, ये कंपनी तो नॉन रेजिडेंट ही कहलाएगी, लेकिन ये कंपनी रेजिडेंट है क्योंकि पाकिस्तानी उसूलों के तहत इनकॉर्पोरेट हुई। आप कहेंगे सर ऐसे होता है? बिल्कुल होता है। जैसे हमारी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे हम कोक की एग्जांपल ले लें, तो ने क्या किया होगा, एक इसकी इंटरनेशनल कंपनी होगी, एक इसने कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाई होगी। अब ये इस कंपनी के इसके पास 50% से ज्यादा शेयर होंगे, मोर देन 50%, तो ये इसकी सब्सिडरी कहलाएगी। जो पाकिस्तान की कोक कंपनी होगी वो क्या कहलाएगी? रेजिडेंट। और जो ये वाली पेरेंट कंपनी होगी ये नॉन रेजिडेंट। लीवर ब्रदर पाकिस्तान लिमिटेड, जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड, इनका पाकिस्तानी वर्जन। अब लीवर ब्रदर तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो जो लीवर ब्रदर की पेरेंट कंपनी है वो रेजिडेंट नहीं है। वो रेजिडेंट कब होगी? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर किसी एक टाइम पर पाकिस्तान में आ गए। नहीं, फ्रेंचाइज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, फ्रेंचाइज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, 1 साल के लिए, हर दफा 1 साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर आ टैक्स ईयर, सबके लिए हर मर्तबा दोबारा। अच्छा जी, आगे चलें जी। कंपनी डी आ गई। अ फॉरेन कंपनी विद नो फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान बट प्रोवाइडिंग रिमोट सर्विसेज टू क्लाइंट इन पाकिस्तान while its management and control remain entirely outside पाकिस्तान। वो सर्विस पाकिस्तान में दे रही है नहीं दे रही है तो देखना ही नहीं है, देखना तो सिर्फ क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द कंपनी। ये बात समझ आ रही है? कंपनी ई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर पाकिस्तानी लॉ, रेजिडेंट। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी कोई कंपनी भी बना ले, ठीक है ना, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी कंपनी बना लेती है ना, मसलन ये सब वैसे तो चले, अभी आपको कंपनी का इतना नहीं अंदाजा, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेट्रो ट्रेन चल रही है, ऑरेंज ट्रेन चल रही है, इनके अंदर इनके पीछे भी एक कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी को कौन ओन कर रहा होगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसी तरह कई कंपनीज होंगी जो फेडरल गवर्नमेंट जिन्हें ओन कर रही होगी, जैसे OGDC हमारी ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी, वहां कभी I2B में थोड़ा सा ऑयल सेक्टर पढ़ा था आपने, वहां आपने नाम सुना होगा OGDC का। PSO, PTCL, ये सारी कंपनीज कौन सी हैं? ये फेडरल गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। तो ऐसी कंपनीज विच आर ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट वो भी क्या कहलाएंगी? रेजिडेंट कंपनीज कहलाएंगी। तुम चाहते हो कल क्लास ना हो? हैं जी, वो भी फेडरल गवर्नमेंट और उसके अंडर ही, आर्मी के अंडर तो नहीं आ रही होंगी ना, तो गवर्नमेंट के स्टेटस में ही नहीं होंगे। अच्छा जी, कुछ बात समझ आई है जी हमें? रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा क्लियर हो गया। अब असल में तो हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर का आगाज था ये, अब हमने असल में शुरू करना है। यहाँ से हमने कुछ बुनियादी बातें पढ़ ली हैं, यानी वो बातें पढ़ ली हैं जिनको पढ़े बगैर और कोई चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता। चैप्टर 4 में अभी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पढ़ना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ एक ओवरव्यू सा लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी डिटेल अपने अपने रेलिवेंट चैप्टर में। असल में हमने जो चीज पढ़नी है 80% ऑफ द सिलेबस ये लिखा हुआ है।
हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने हैं। जब हम इन हेड्स ऑफ इनकम को पढ़कर वापस आएंगे तो चैप्टर 4 का जितना कुछ लिखा हुआ है हम सब अपनी अपनी जगह पर डिटेल में पढ़ चुके होंगे। अगर यहाँ पढ़ेंगे तो फिर हम कहेंगे अच्छा यार ये बात आगे जाके बताएंगे, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है। इसलिए हमने इस चैप्टर में से वो 2-3 चीजें पढ़ ली हैं जिसके पढ़े बगैर अगले चैप्टर नहीं पढ़े जा सकते थे। मसलन टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सैलरी की इनकम जब हमने निकालनी होगी तो किसी टैक्स ईयर की निकालनी होगी, तो अगर टैक्स ईयर ही नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे। फिर जिस बंदे की सैलरी की इनकम निकालनी होगी वो बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। इसलिए ये 2 चीजें हमने यहां से पिक कर ली हैं। और अब हम आएंगे तो हमारे पास ये 5 हेड ऑफ इनकम है। असल में 80% सिलेबस यही है। हमने डिटेल में चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है, इनकम फ्रॉम सैलरी, कि किसी शख्स की इनकम सैलरी के हेड में कैसे कैलकुलेट होती है। वो भी इसलिए छोड़ दिए, वो अलग थे। पहले लेक्चर में थे, आप क्लास में थे, वहां बातें हो रही हैं कि टैक्स क्यों लगाएं, टैक्स का क्या फायदा है, तो वो हम फिर हवा में खड़े होकर बातें कर रहे होते। हम पहले टैक्स पढ़कर आएंगे, फिर आकर उसको पढ़ेंगे तो समझ आएगी बात। मतलब वहां लिखा होगा कि टैक्सेस डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, हमें यही नहीं पता अभी तो कि टैक्स होता क्या। तो असल में किताब लिखने का सीक्वेंस कुछ और है, अगर हमने उसे समझ के पढ़ना है तो उसका सीक्वेंस कुछ और है। तो हम पहले इनकम टैक्स लॉ पूरा पढ़ेंगे, फिर हम पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम सेल टैक्स पे जाएंगे। सीक्वेंस ये होगी, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स सारा पढ़ चुके होंगे तो जो पहले 3 चैप्टर हैं अब हमें वो समझ आएंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एफटीआर क्या है, एनटीआर क्या है, कौन सा टैक्स में। अब टैक्स लगाने का दुनिया में, उस दिन भी मैंने शुरू में थोड़ी सी इंट्रो तो दिया था मैंने उसका, कि टैक्स लगाने के 2 में से कोई एक मकसद हो सकता है। बाज़ दफा एक ही जगह दोनों मकसद हो सकते हैं। बज़ाहिर मोटा मोटा टैक्स लगाने का मकसद होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा करना, लेकिन बाज़ दफा टैक्स लगाने का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि किसी चीज से मना करना मकसद होता है। इस बात को टैक्स की एग्जांपल की बजाय जरा डेली लाइफ की एग्जांपल से समझें। ओवर स्पीडिंग पर चालान करना, सिग्नल क्रॉस किया तो चालान करना, इसका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मना करना है कि आपने सिग्नल क्रॉस नहीं करना, मना करना है कि आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। इसी तरह टैक्स का भी बाज़ दफा किसी चीज से मना करना मकसद होता है कि यह काम नहीं करना, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा दें ताकि चीजें महंगी हो जाएं, लोग पीछे हट जाएं। सिगरेट पे जैसे हम कहते हैं, या और बहुत सारी इंपोर्टेड चीजों के ऊपर जिसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। और बाज़ दफा किसी चीज को का रुझान पैदा करना मकसद है कि लोग ये काम करें तो टैक्स कम कर दें। जैसे हमने कहा कि सोलर एनर्जी के ऊपर टैक्स कम कर दें ताकि लोग सोलर एनर्जी की तरफ चले जाएं। अच्छा बेटा, आप लोग जो जा रहे हो ना, आज आपका मैंने ये मसला रिजॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना, तो कल से आपकी क्लास ओवरलैप नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जो कॉस्ट वाले बच्चे हैं वो आराम से बैठे रहेंगे कल से, ठीक है। अच्छा जी, तो बाद दफा हमें क्या करना होगा, रुझान पैदा करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं। जैसे लोकल चीजों पर टैक्स कम कर दिया जाए, इंपोर्टेड चीजों पर बढ़ा दिया जाए, ताकि लोग लोकल चीजों को कंज्यूम कर रहे हो और आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लोरिश करे, ठीक है। इस तरह ये बातें लिखी हुई हैं पहले 3 चैप्टर में। अब उसके लिए, उसको समझने के लिए हमें पहले टैक्स के निज़ाम को समझना पड़ेगा ना। टैक्स पढ़कर आएंगे तो फिर पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे भी पहले 3 चैप्टर का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 10% था, तो हम पहले जिसका ज्यादा वेटेज है वो एरिया पढ़ेंगे ताकि जरा हमारा एग्जामिनेशन भी सिक्योर होना शुरू हो। हेड्स ऑफ इनकम, कौन कौन से हेड्स? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम। तो जब हम कल आएंगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आगाज करेंगे, ठीक है ना। अब हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना शुरू करेंगे। सैलरी फिर इसीलिए नहीं पढ़ रहे, पहले 2 छोटे हेड पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। थोड़े से दिनों में मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाएंगे, फिर सैलरी शुरू करेंगे, क्योंकि सैलरी शुरू होगी तो ये पूरा महीना ले जाएगी। बिजनेस इनकम और सैलरी, ये 2 बड़े हेड हैं।
बाकी तीनों मिलाकर भी इस एक के बराबर नहीं बनते। तो कल मैं आज आपको भी नोट सेंड कर दूंगा ग्रुप में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के, आपने उसका प्रिंट लेकर आना है, ठीक है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह यहाँ से।